हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 6 का नागरिक शास्त्र देखेंगे यानी सिविक्स, जिसका पहला चैप्टर है सभी जन एक हैं। आइए हम इसको देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा समाज है वो अनेक जातियों से, धर्मों से, रूप रंग और पहनावों और संस्कृतियों के लोगों से मिलकर बना है और भारत को विविधताओं का देश कहते हैं। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक जलवायु की स्थितियां भी पाई जाती हैं। दक्षिण भारत का जो पठारी क्षेत्र है वो विश्व का सबसे पुराना कठोर चट्टानों द्वारा बना हुआ है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र विश्व के सबसे पुराने कठोर चट्टानों द्वारा बना हुआ है और उत्तर में विश्व का नया और सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। भारत में एक ओर जहाँ चेरापूंजी और मौसिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा वाले भाग हैं, वहीं पश्चिमी राजस्थान बिल्कुल सूखा है, जिसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं। जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ऐसा है जहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। अब आइए हम इसमें आगे चलते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि विभिन्न भागों में जो रहने वाले लोग हैं उनका खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली सब कुछ एक दूसरे से अलग होता है और समय समय पर विश्व के जो अन्य भाग हैं वहाँ से लोग भारत आते हैं और कभी कभी ये होता है कि ये स्थायी रूप से बस जाते हैं और इन्हीं लोगों के साथ जो रीति रिवाज हैं, धर्म हैं और नई भाषाएं आती रहती हैं। इससे भारत की संस्कृति में और भी विविधता आ जाती है, यानी वहाँ की भाषाएं भी हम सीख लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं अनेक बोलियाँ। हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध यानी और कई समुदाय एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे देश में प्रत्येक 200 से 250 किलोमीटर के बाद बोली, रहन सहन, रीति रिवाज में अंतर आ जाता है। हमारे देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 22 भाषाएं मुख्य हैं। यानी संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वो मुख्य है। वैसे तो 225 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन मुख्य भाषा कितनी है? 22 या भाग 8 में इसका उल्लेख है। ये मुख्य है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि हमारे देश में मुख्य भाषाएं कितनी हैं? 22। इनमें से कुछ भाषाएं यहाँ दी हुई हैं, लेकिन ये पूरी नहीं हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रदेश की जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी ये सब भी भाषाएं आंचलिक बोलियां हैं जो बोली जाती हैं। जब हम एक देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं तो भाषा की यह विविधता यानी भाषा की यही जो चेंज है भाषा का, वो कभी कभी परेशानी का कारण बन जाता है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि अलग अलग भाषाओं में लिखा गया साहित्य हमारे देश की साहित्यिक समृद्धि को भी बढ़ाता है। यानी कि कहीं मलयालम में कुछ लिख दिया गया, कहीं कन्नड़ में कुछ साहित्य लिख दिया गया, तो इससे हमारे देश का जो साहित्यिक समृद्धि है इसका विकास होता है। अब आइए हम देख लेते हैं विविध त्योहारों के बारे में। भारत के त्योहारों में भी बहुत विविधता मिली हुई है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग त्यौहार को मनाते हैं। होली, दीपावली, दशहरा ये सारे त्यौहार हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से हैं। ईद मुस्लिमों का, प्रकाश पर्व सिखों का और क्रिसमस ईसाइयों का मुख्य त्यौहार है। बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा और जैन महावीर जयंती तथा पारसी नवरोज उत्साह से मनाते हैं। इन त्योहारों को सभी मिलजुल कर मनाते हैं। कुछ त्यौहार ऐसे भी हैं जिन्हें भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों तथा अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इनमें बैसाखी जो पंजाब में मनाई जाती है, ओणम को केरल में, पोंगल तमिलनाडु, ये इम्पॉर्टेंट है। बैसाखी पंजाब में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु, ये आपको मिलान करने के लिए दे सकता है कि बैसाखी, ओणम केरल, मकर संक्रांति और इधर आपके राज्यों के नाम दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पोंगल तमिलनाडु, मकर संक्रांति उत्तर भारत में। ये त्यौहार फसल काटने के अवसर पर ही मनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे देश में, जिसमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती है और इसी को
हम राष्ट्रीय भक्ति की भावना से मनाते हैं। ये सारे पर्व क्या है? राष्ट्रीय पर्व हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर, इन सबको हम राष्ट्रीय पर्व के नाम से जानते हैं। अब आइए हम जो देश में होने वाले अलग अलग नृत्य हैं उनके बारे में देखते हैं। देश में अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति और वहाँ के नृत्यों से झलकती है। मतलब हमारे देश की जो अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के नृत्य में इसकी झलक देखने को मिलती है। उत्तर भारत में कथक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तर भारत का कथक, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी और केरल का कथकली। ये क्वेश्चन में जरूर आ सकता है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत, ओडिसी उड़ीसा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का। इन नृत्यों में अलग अलग निर्धारित पोशाकें होती हैं और इनकी अलग अलग शैली और मुद्राएं होती हैं। और ये जो सारे नृत्य हैं वो भारतीय पौराणिक कथाओं पर निर्भर है, आधारित हैं। यानी जैसे कि कभी कभी इसमें रामायण से रिलेटेड कुछ ऐसे नाट्य होते हैं, नृत्य होते हैं जिनको रामायण यानी जो रामायण और महाभारत पर आधारित होते हैं, भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कि पहनावे में विविधता कैसे होती है, जो कि देश के अलग अलग भागों में अलग अलग दिखाई देती है। जैसे साड़ी और धोती कई स्थान पर पहने जाते हैं, लेकिन उनके पहनने का ढंग क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। और जो पहनावे का संबंध होता है अक्सर उस क्षेत्र की जलवायु पर भी निर्भर करता है। जैसे कश्मीर में बहुत ठंड होती है तो वहाँ पे पूरे कपड़े पहनने होते हैं, तो कश्मीर में पहने जाने वाला फिरन, जिसका नाम जो कश्मीर में पहने जाने वाला कपड़ा है उसका नाम फिरन है, यह हमें जाड़े से बचाता है। और राजस्थान में पहनी जाने वाली जो बड़ी बड़ी पगड़ियाँ होती हैं जिसको सिर पे पहनते हैं, वो गर्म रेगिस्तानी मौसम से हमें बचाती है। इस तरह से हम पहनावे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग विविधताएं देख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि विविधता में एकता कैसे है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम सब अलग होते हुए भी एक कैसे हैं। जैसे आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हम सब परिचित होंगे भारतीय क्रिकेट टीम से। इसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग खिलाड़ी आते हैं। कोई पूर्व से है, कोई पश्चिम से है, कोई उत्तर है, कोई दक्षिण है। अलग अलग जगहों से ये आते हैं और इनके रहन सहन खान पान सब अलग हैं। लेकिन जब ये अपनी टीम के खिलाफ, मतलब अपनी टीम बनाकर दूसरे देशों के खिलाफ खेलते हैं, तो ये सब एक हो जाते हैं, यानी ये पूरे एक देश का नेतृत्व करते हैं। फिर ये भारत देश को जिताने के लिए दूसरी टीम के विरुद्ध खेलते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विविधता में एकता है, यानी अलग अलग राज्यों से होते हुए भी देश के लिए ये सभी एक है। इसी खेल में सचिन तेंदुलकर को, यानी क्रिकेट में ही सचिन तेंदुलकर को भारत का सर्वोच्च भारत रत्न से, मतलब सर्वोच्च सम्मान जो होता है भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया है। इसमें मुख्य बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि जो सर्वोच्च सम्मान होता है भारत का, भारत रत्न, उससे सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। खेलों के साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में भी ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए जो अलग अलग जगहों से होते हुए भी देश के लिए अपनी जान भी गंवाए और देश की रक्षा के लिए अपने बहुत से कार्यों का योगदान दिया। हमने देखा या आपने ही भी देखा होगा कि अनेक धर्म, जातियों, भाषाओं और पहनावों आदि से देश के लिए एकजुट हो जाते हैं। इन सभी विविधताओं के होते हुए भी भारत में हमेशा एकता रही है, यानी ये सब अलग होते हुए भी देश के लिए एक ही है। यह देश एक फुलवारी की तरह है जो अलग अलग रंगों और खुशबुओं के फूलों से सजी है। यानी एक बागीचा है जिसमें कई प्रकार के फूल हैं और उनकी खुशबू और उनके रंग अलग अलग हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा भी देश अलग अलग जातियों, धर्मों, भाषाओं, पहनावों से बना हुआ है, लेकिन जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो ये सब एक हो जाते हैं। अब हमारे समाज की जो चिंताएं थी, आइए उनके बारे में देखते हैं। जो हमारा समाज था वो शुरू में जाति के आधार पर और भेदभाव, मतलब वहाँ पर देखने को बहुत मिलता था।
जो जातियां निम्न समझी जाती थी उनके साथ बहुत सा भेदभाव होता था और उनको अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन जैसी महान विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता यानी छुआछूत को मिटाने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। छुआछूत को अब कानूनी तौर पे समाप्त कर दिया गया है। छुआछूत को अब कानूनी तौर पे समाप्त कर दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या धर्म का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। सभी को नौकरियां पाने का अवसर प्राप्त है। वर्षों से भेदभाव से पीड़ित जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी सुविधा की गई है। अब आइए इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं बाल श्रम क्या है। बाल श्रम हमारे देश की मुख्य चिंताओं में से एक है। यह हमारे देश की बहुत चिंताजनक बात है कि हमारे देश में अभी भी बाल श्रम होता है। बाल श्रम का आशय क्या है कि 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनको मजदूरी करवाना। गरीबी और अशिक्षा बाल श्रम का मुख्य कारण है। यानी गरीबी के कारण ही लोग बाल श्रम करते हैं। कभी कभी लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते तो वो उन्हें कभी किसी बर्तन धुलने में, कभी सामान ढोने में लगा देते हैं। ये इसका एक जो मुख्य कारण है वो अशिक्षा है। बाल श्रम से बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और हमारे देश में 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है और बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं विनियमन 1986 में लागू किया गया, जिसके तहत बाल मजदूरी को अपराध माना गया है। बाल श्रम अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 में। इसके तहत क्या किया गया है कि मजदूरी, जो बाल मजदूरी है उसे एक अपराध माना गया है। साथ ही साथ यह देखा गया है कि जो हमारे समाज में बालिकाएं हैं वो भी उनकी सुरक्षा भी एक चुनौती है। बालिकाओं की सुरक्षा से आखिर तात्पर्य क्या है? उन्हें वह वातावरण उपलब्ध कराना जिनमें वह सुरक्षित हो। इसके लिए बालिकाओं को आत्मरक्षा और विभिन्न तकनीकें सिखाना बहुत आवश्यक है। इनकी सुरक्षा हेतु कई कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं और चलाए भी जा रहे हैं, जिससे इसके अंतर्गत लड़कियों की आत्मरक्षा, विभिन्न तकनीकों को सिखाया जाता है। साथ ही महिला एवं बाल उत्पीड़न कानूनों से अवगत कराना तथा शोषण के खिलाफ जागरूक बनाना भी इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है। हमारे देश में लिंग भेद भी एक मुख्य समस्या है। भारतीय संविधान में बालकों एवं बालिकाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है। फिर भी जो लड़के और लड़कियों में अनेक प्रकार का भेदभाव देखने को मिलता है, वो लड़कियों को कहीं कहीं तो प्रारंभिक शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित कर देता है। और यदि कोई लड़की खेलकूद में आगे बढ़ना चाहती है तो सब लड़के मतलब लोग कहते हैं कि अरे ये सब तो लड़कों का काम है, और कहकर ऐसे ही हतोत्साहित कर देते हैं। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह भारत सरकार द्वारा बालिका सुरक्षा एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की शुरुआत इस योजना की शुरुआत किसकी? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जनवरी 2015 में की गई। और इसका उद्देश्य क्या है कि बालिकाओं को शोषण से बचाना और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं वित्तीय रूप से स्वतंत्रता प्रदान करना है। आइए हम देखते हैं कि लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित करके हम अपने समाज की शक्ति का आधा हिस्सा तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं। अगर ये भी सशक्त होती तो हमारे देश का नाम भी ऊंचा करती। और जितनी आज लोग व्यथाएं गाते हैं कि हमसे ये नहीं होगा या हम ही बस करें, तो इसमें लड़कियां भी बहुत योगदान दे सकती हैं। लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी कर रही हैं। आइए हम देखते हैं इनमें से कुछ नामों को। खेलों में देखा जाए तो पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, मिताली राज,
MC मैरी कॉम, साइना नेहवाल, ऐसे अन्य कई नाम हैं जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। और समाज सेवा में मदर टेरेसा और मेधा पाटेकर का नाम उल्लेखनीय है। भारत मूल की दो महिलाएं जो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स हैं, इन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। और राजनीति में इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल, ये सब ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आइए हम देख लेते हैं कि हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके बारे में। हमने देखा कि हमारे देश में विविधताओं में एकता की भावना समेटे हुए है। हमारा देश विविधताओं में एकता की भावना समेटे हुए है। हमारे देश की एकता और भाईचारे की पहचान कुछ प्रतीक चिन्हों से भी होती है और यही राष्ट्रीय चिन्ह कहलाते हैं। यही प्रतीक क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय चिन्ह कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को, जिसमें से सबसे पहला है राष्ट्रीय ध्वज। यह 3 रंगों का होता है, जिनमें क्रमशः ऊपर केसरिया, सफ़ेद और हरा होता है और इसे तिरंगा भी कहते हैं। इनमें अलग अलग रंगों का अपना अलग अलग महत्व और संदेश है। जैसे ऊपर जो केसरिया रंग यानी नारंगी रंग होता है, उसका प्रतीक है कि वह बलिदान का प्रतीक है, और बीच का जो सफ़ेद रंग है वह शांति का, और नीचे जो हरा रंग है वो हमारी धरती की हरियाली को दर्शाता है। ध्वज के बीच में बना हुआ चक्र उन्नति की ओर अग्रसर करता है और यह नीले रंग का बना होता है। इसमें कुल 24 तीलियां होती हैं और ध्वज की लंबाई 3:2 होता है। ध्वज की लंबाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। आइए हम देख लेते हैं कि राष्ट्र ध्वज संहिता क्या है, यानी कि राष्ट्र ध्वज से संबंधी नियम क्या क्या हैं। पहला यह है कि ध्वज फटा पुराना या खराब रंगों वाला नहीं होना चाहिए। ध्वज में हमेशा केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम जानकारी के अभाव में हरे रंग को ऊपर कर देते हैं, जो कि गलत है। निजी वाहनों पर तथा परिधान के रूप में, जिसमें कि कमर के नीचे या अधोवस्त्र के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ध्वज फहराते समय झुका नहीं होना चाहिए। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रध्वज को आधा झुका दिया जाता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के संशोधन के अनुसार जहां झंडे खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। अब आइए हम अगला देख लेते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो है राष्ट्रगान। हम सब अपने स्कूलों में जनगण मनगण गाते होंगे और हमें ये पता होना चाहिए कि इसे ही राष्ट्रगान कहते हैं और इसे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसे गाने की जो अवधि है यानी जो समय है वह 52 सेकंड है। इसी में हम राष्ट्रगीत भी देख लेते हैं। हमारे राष्ट्रगीत का नाम है वंदे मातरम। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इसे ही राष्ट्रगीत के नाम से जाना जाता है। जनगण मनगण के समान ही इसे दर्जा प्राप्त है। अब आइए हम देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह पीले रंग का धारीदार पशु है। यह अपनी दृढ़ता और फुर्ती और अपार शक्ति के लिए जाना जाता है। बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। बाघ की प्रजाति जो भारत में पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जो भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है। आइए हम थोड़ा सा एडिशनल इसमें इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि भारत में जो बाघों की संख्या है वो लगातार घटती जा रही है और इसी को रोकने के लिए 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 50 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए हैं, जिन्हें टाइगर रिजर्व कहते हैं। ये ऐसा वन क्षेत्र है जहाँ पशु पक्षियों का शिकार करना बिल्कुल मना है। अब आइए इसी में हम आगे देखते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसमें रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी होती है, मतलब इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी होती है। किसकी? मोर की। और सिर पर पंखे के आकार की कलगी होती है। मादा की अपेक्षा नर मोर अधिक सुंदर होते हैं, यानी जो मेल होती हैं नर उनसे ज़्यादा जो फीमेल मोर होती हैं उनसे अधिक सुंदर मेल होते हैं और उनकी गर्दन चमकीली होती है और पूंछ लंबी और चमकीले हरे पंखों की बनी होती है।
नर मोर अपने पंखों को फैलाकर आकर्षक नृत्य करता है। मादा मोर का रंग भूरा होता है। वह नर मोर के से थोड़ी छोटी होती है और उसकी पूंछ बड़ी नहीं होती, मतलब उसकी पूंछ छोटी होती है। अब आइए इसी में हम राष्ट्रीय पुष्प देख लेते हैं, यानी राष्ट्रीय फूल कौन सा है हमारे देश का। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय फूल है वह है कमल। यह एक पवित्र पुष्प है जो प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही कमल को भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता है। अब इसमें अंतिम और अगला जो राज चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ। भारत का जो राज चिन्ह है वो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अशोक स्तंभ कहाँ से? सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राज चिन्ह लिया गया है। राज चिन्ह में 4 शेर हैं। प्रत्येक सिंह का मुंह अलग अलग दिशाओं में है, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की तरफ है। और इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच में एक चक्र है। इस चक्र के दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। ये पूछ देता है कि दाईं ओर क्या है और बाईं ओर क्या है। बाईं ओर सांड है और दाईं ओर सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। और इसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ चिन्ह है, जो कि ये आपको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्या है? सांड, और बाईं ओर क्या है? घोड़ा है। इसके नीचे इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स